तो 9 साल पहले आज ही के दिन देश की राजनीति ने नई करवट ली थी। 26 मई 2014 को बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार मजबूत होती गई। अब 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए भी बीजेपी अपने मिशन के साथ आगे बढ़ रही है। तो विपक्ष मोदी को सत्ता से बेदखल करने की कवायद में जुटा हुआ है। विपक्षी दलों का एक ही एक्शन प्लान है, मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना, जिसकी तैयारियों में हर दल जुटे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात विपक्षी एकता की कसौटी की और मोदी के लिए चुनौती की, शिकवा शिकायत की और विपक्ष के लिए जारी आफत की। बात एकता में अनेकता की और महाजुटान की में गठान की। जी हाँ, मिशन 2024 में जिस एकता की दम पर विपक्ष मोदी के लिए चुनौती देने का दावा कर रहा है, वही एकजुटता विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2024 में एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष। इसलिए केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए पटना में 23 जून को यानी कल विपक्षी दलों की अहम बैठक है। लेकिन बैठक से पहले दिलचस्प पहलू यह भी है कि विपक्षी एकता कायम होने से ठीक पहले दिल्ली से लेकर पटना तक में दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। हालांकि इन राजनीतिक दलों की अदावत ये कोई नई नहीं है। ये पार्टियां शुरुआती दौर से ही एक दूसरे को निशाने पर लेती रही हैं। विपक्षी एकता को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि एक तो विपक्ष का अगुवा कौन होगा और दूसरा सीटों के बंटवारे का समीकरण कैसे बनेगा। अब जब आगामी लोकसभा चुनाव में महज 10 महीने का वक्त बचा है, तब कल यानी 23 जून को पटना में ज्यादातर विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार के पास विपक्षी एकता का कोई फार्मूला है? क्या नीतीश विपक्षी एकता का चेहरा बनेंगे या फिर कोई और? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, एकता में अनेकता। तो 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए विपक्ष की पटना में होने वाली इस बैठक को बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इस बैठक में कई दलों के नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। इसमें जेडीयू और नीतीश की अगुवाई में कांग्रेस से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सीपीआई के सचिव टीटी राजा, सीपीएम के सचिव सीताराम येचुरी के साथ अन्य दलों के नेताओं को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। बैठक में शामिल होने के लिए नेताओं का पटना पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बैठक का मुख्य एजेंडा होगा कि 2024 के लिए मोदी के खिलाफ विपक्ष का सर्वमान्य नेता चुन लिया जाए। कोशिश ये भी होगी कि किसी एक चेहरे पर सहमति बन जाए। रणनीति ये भी बनाई जाएगी कि महागठबंधन का उम्मीदवार सभी राज्यों में जो जहां मजबूत है, वहां एक सीट पर एक ही उम्मीदवार होगा, ताकि मतों का विभाजन रोका जा सके और आम चुनाव में बीजेपी को मात देने में आसानी हो। लेकिन यहाँ एक खास बात यह है कि विपक्ष एकजुटता की कोशिश जितनी शिद्दत से करता है, उसमें बिखराव उतना ही बढ़ता नजर आता है। अब जहां कल नीतीश की अगुवाई में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है, तो वहीं इससे पहले 2024 के लिए अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाने वाले एक पोस्टर ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इतना नहीं, इस पोस्टर में नीतीश को मोदी का खासम खास बताया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर को आप नेता बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। अब विपक्ष की कवायद और रणनीति कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी विपक्षी एकता को लेकर निश्चिंत है। बीजेपी का मानना है कि जो एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हैं, जो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, वो भला मोदी का मुकाबला क्या करेंगे। भाजपा का कहना है कि विपक्ष का एक ही लक्ष्य है, मोदी को मात देना, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकते। बहरहाल ऐसे में सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी का विजय रथ रोक पाएगा? मोदी को मात देने की मंशा में क्या विपक्ष कामयाब हो पाएगा? आज जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, एकता में एकता। लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या बयान दिए।
कि ये एक ऐतिहासिक घटना है। इस तरह की पहल इतिहास में कभी नहीं हुई है कि एक समझिए कि हम लोगों की पार्टी जो बिहार में मुख्य रूप से है, हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर पूरे देश के सभी वरिष्ठ नेतागण पटना में एकत्रित होकर देश में एक वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए विमर्श करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। जब से हम लोग साथ आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों में महागठबंधन हुआ, तब से हम लोगों का प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा दलों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करें और ये मौका जो है आया है। सब लोग आएंगे, अपनी बात को जो है रखेंगे। बात यह है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है, तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे। चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता का चुनाव है और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पे चुनाव हो। जब हमारे मुद्दे एक हैं, हम सब लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, तो हम अपने वोट का बिखराव क्यों करें। आम आदमी पार्टी का जो विषय है, पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की, तमाम मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की और दिल्ली का जो मुद्दा है इस वक्त, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बदल दिया, भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने पे ये सरकार तुली हुई है, लोकतंत्र को खत्म करने पे तुली हुई है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि कल इस विषय पे एक सार्थक चर्चा और सहमति बने। ये महागठबंधन की ये बैठक हो रही है, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं, उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है। अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा है सभी नेताओं को कि सबसे पहले ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तक खड़गे साहब और राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को मिलने के लिए समय नहीं दिया, तो दिखावे के लिए एकता है। लेकिन क्या बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं? क्या बंगाल में चाहे दिल्ली हो या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, और इसलिए ये सब लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ममता बनर्जी कर रही हैं कांग्रेस को कि बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो, तो बेचारी कांग्रेस लड़ेगी कहां चुनाव। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रदीप बैस जी हैं, कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रीति खरे जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता के त्रिपाठी जी हैं, टीएमसी नेता फरीद खान जी हैं और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार त्रिपाठी जी, आ रही आवाज जी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार के लिए एक चिंता का विषय है। 1977 में भी ऐसा सोचा जा रहा था कि कभी एक नहीं होंगे, लेकिन अगर ये सब एक हुए, सहमति बनी, तो आपके लिए बहुत चिंता का विषय है। त्रिपाठी जी, आपने इस प्रकार से प्रश्न को रखा है कि मेरा पूर्व का उत्तर मुझे बदलना पड़ा। जी नहीं तो नहीं, आप मत बदलिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ उस पे जी कि मैं आदरणीय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड का छात्र रहा हूँ 10वीं 12वीं में। जी। तो वहाँ पे एक परिभाषा बताई गई थी कि समानांतर रेखाएं क्या होती हैं। जी। तो समानांतर रेखाओं की परिभाषा है जो अनंत काल तक साथ चलती हैं लेकिन कभी मिलती नहीं है। जी। आजीवन नहीं मिलती। अगर वो मिल गई तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं सभी की महत्वाकांक्षाएं क्षेत्र और केंद्र के दोनों लेवल पे ये किसी की कम नहीं हो रही हैं। जुम्मा 4 दिन की आई अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो सबसे यंग पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिसके एक सांसद हैं लोकसभा में, और दिल्ली शहर और पंजाब में उनका राज्य है। लेकिन अरविंद जी भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, हालांकि उसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन आम चुनाव होते हैं, उसमें जिसका मत होता है उसकी बात होती है। अब बताइए, ममता दीदी एक्सेप्ट करेंगी राहुल जी को? जी अखिलेश यादव जी को कौन स्वीकार होगा? और तो और छोड़िए, महबूबा मुफ्ती जी भी पहुंची हैं, और भी पटना में पहुंचे हैं लोग। स्टालिन जी आए थे, अगर कोई सोशल मीडिया देखता होगा तो कल पूरे समय, क्योंकि बिहार राज्य है और वहां वो पहुंचे थे तो उनका विरोध था, जगह जगह उनका विरोध होने की बात कर रहे थे। वही बिहार की जनता है जिसके आधार पर नीतीश बाबू जो है बिगुल बजाने का प्रयास बार बार करते हैं। तो संभावनाएं तो अपार है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने 70 के दशक का एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये विपक्ष कितनी दूर तक साथ चलेगा, जी, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये गारंटी वही लेंगे। आपने अगर रेखा गणित का आपने कहा कि बचपन में पढ़ा था कि समानांतर एवं सरल रेखा, तो वही मैं उसी गणित के आधार पर मैं आपको बोल रहा हूं कि जब दो समानांतर एवं सरल रेखा को विचार की तिर्यक रेखा काटेगी तो दृष्टिकोण बराबर हो जाएंगे। सर, तो वो फिर समानांतर रेखा को अगर काट दी तो वो रह कहाँ गई? वो तिर्यक तो रेखा काटेगी, दृष्टिकोण बराबर हो जाएंगे। लेकिन दृष्टिकोण किस मुहूर्त में बराबर होंगे वर्तमान के विपक्ष के, यह देखना निश्चित तौर पे आपके साथ साथ मैं भी प्रतीक्षा करूंगा। जी, गारंटी वही लोग लेंगे जो लोग एक हो रहे हैं। संदीप जी, मेरी आवाज आ रही? होने दीजिए। प्रदीप जी कह रहे हैं, और वहां के सुशील मोदी जी ने कहा है कि बरसाती मेढकों को तौलना मुश्किल है, वो दिख भी रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि कांग्रेस अपना रुख अध्यादेश के मामले में स्पष्ट करे, नहीं तो कल की बैठक में वो नहीं आएंगे। और कल की बैठक में नहीं आएंगे तो मान के चलिए कि 13 सीट पंजाब, 7 सीट आपके दिल्ली, यहाँ 20 सीट में तो पहले से ही गणित गड़बड़ा जाएगा। देखिए, एक बात, पहली बात तो जिस तरीका से भी हमारे साथी ने, जो कि ये कहते हैं कि बनारस में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो समानांतर रेखा की बात की, तो मैं उनको बताऊंगा कि उसी बनारस में एक नदी बहती है, उसके 2 किनारे होते हैं। किनारे कभी मिलते नहीं है सर जी, लेकिन पूरे जीवन साथ चलते हैं। उसके लिए गंगा जी का पानी होना जरूरी है जी। तो वही है कॉमन मिलन प्रोग्राम। आप समझ रहे हैं ना प्रदीप जी? कॉमन मिलन प्रोग्राम वो गंगा जी का पानी होगा जो इन पार्टियों को या उन किनारों को यहाँ पे 5000 वर्षों से आज तक चिता बुझी नहीं है, आग जलती ही रही है, उसका भी वर्णन कर लीजिए। धैर्य जी, क्या कह रहे हैं बता दीजिए। प्रदीप जी क्या कह रहे थे आप? अरे आदरणीय पंडित जी, हमारे कह रहे थे कांग्रेस वाले कि गंगा जी बनारस से बहती हैं, तो मैंने याद दिलाया कि बनारस में वहीं पे एक मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे पिछले 5000 वर्षों से अग्नि बुझी नहीं है, अंत्योष्टि वहीं होती है। जी, अच्छा, मोदी जी इसीलिए गए हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आपका जी नहीं, मोदी जी इसीलिए गए हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, मणिकर्णिका जैसे। अब यार प्रदीप जी, कोई तरीका नहीं है, ये बाबू साहब बोला तो मैंने उसका जो है प्रत्युत्तर दिया कि गंगा जी नदी बहती है, 2 किनारे हैं, ठीक है, बात समझ आती है, पर मैंने उसमें आपने। चलिए प्रदीप जी संदीप जी को बात रखने दीजिए, संदीप जी को बात रखने दीजिए। जी संदीप जी, तो अभी जो बात हम ये कह रहे थे कि अभी समानांतर रेखा की बात हुई, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, इसीलिए जो है विपक्ष के जो भी साथी हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। रही बात, आप ये कह रहे हैं कि जब 4 लोग घर में होते हैं, घर के लोग बाहर के व्यक्ति के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन अगर घर में इंटरनल डेमोक्रेसी है तो एक दूसरे की बात भी होगी कि आपने ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया, ये गलत है, ये सही है। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने अलायंस के लोगों को मगरमच्छ की तरह या हरकत की तरह खाने का काम करती है। ये आज सभी जो है क्षेत्रीय पार्टियों को पता चल गया, नहीं तो ये अभी आज जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं सर, जेडीयू 17-18 साल से ज्यादा साथ में रहे हैं। अब ये इनके पहले सच्चा थे, ये मम्मर थे, अब कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी है। गजब के 17 साल मुख्यमंत्री बनाकर रखे, भ्रष्टाचारी नहीं थे। अब वो दूसरी पार्टी से कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी हो गए,
दुराचारी हो गए। संदीप जी, और अभी तो हमारे सवाल का उत्तर दे दीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कह दिया है कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे, और अभी तक खड़गे जी का कोई बयान या राहुल जी का बयान नहीं आया है। तो कल की बैठक में तो पहले एक मेढक तो कूद ही गया तराजू से। मैं जवाब दे देता हूँ सर। जब शादी होती है, कोई कूदेगा नहीं सर, वो आएंगे। कोई शादी होती है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो फूफा मामा या ये चटनी में नमक कम है, या चटनी उनको नहीं मिली, भले पनीर पकौड़ा खा रहे हो लेकिन चटनी अगर वो इमली वाली के बजाय जो है आम वाली मिल गई, तब दिक्कत तो ये होता है सर। ये शुभ कार्यों में सब चीजें होती है, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। रही बात आप 20 सीटों की बात कर रहे हैं, देखिए 208 सीटें ऐसी हैं जहां पर हम भाजपा से 1 to 1 लड़ते हैं। बाकी बहुत सारी लगभग 69 सीटें हैं जहां पर हम जो है अन्य जो क्षेत्रीय जो इसमें से नहीं है दल, उनसे लड़ते हैं। अब जो इसमें से है दल, हम उसी को मैनेज हमें करना है। 200 लगभग 70 सीट ऐसी है जहां पर ये जो गठबंधन के साथी इनमें इनके कहीं पर जो है इन्फ्लुएंस ही नहीं है जी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसके अलावा सीटों पर हमें जो है कॉमन प्रोग्राम कह लीजिए या रणनीति कह लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, वो बनानी है, हम वो बना लेंगे, ये विश्वास है। आप 350, राहुल जी 350 कह रहे हैं, ममता जी 250 कह रही हैं, आपने खुद आंकड़ा गिनाया 277 हो गया आपका आंकड़ा। सर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हम 1 to 1 लड़ते हैं जी, आमने सामने जी, जिसमें से और सीटें ऐसी हैं जो हमारे ये गठबंधन के साथी हैं, हम उनसे 1 to 1 लड़ते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं सर। हम सिर्फ हमने ये कहा कि हम जो भाजपा से 208 सीटें और 69 सीटें ऐसी हैं जो इस अलायंस में नहीं है, उनसे 1 to 1 लड़ते हैं जी। इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं जो हमारे गठबंधन के साथियों से ही हम 1 to 1 लड़ते हैं। तो सर हमारे कहने का उद्देश्य ये है, जो 350 राहुल जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी ये छोटी छोटी बातें हैं और जो नाराजगियां हैं या पहले के बयान है या पहले के काम है, हम इन्हीं सब पे चर्चा के लिए तो बात कर रहे हैं, नहीं तो गठबंधन बन गया होता। हम किस लिए बैठ रहे हैं? जो भी भ्रांतियां होंगी, हाँ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो भाजपा के इंटरनल मदद करना चाहते हो, जैसे केसीआर हो गया, आज निकल कर चेहरा आ गया ना सब सामने। पहले हम लोग कहते थे कि ये भाजपा की बी टीम है, तब लोग कहते हैं कैसे कह रहे हैं। जब भी कोई जो है, चाहे वो किसान अधिग्रहण बिल हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसानों का बिल हो, सारे बिलों में केसीआर ने समर्थन दिया। हम लोग जब इस क्षेत्रीय चुनाव में इस बात रखते थे, तब वो दूरी बनाते थे। आज वो एक्सपोज हो गए, तो वहां मायावती भी एक्सपोज हो गई, मायावती भी हो गई, कुमार स्वामी भी हो गए। नहीं, मायावती जी को अभी थोड़ा रहने दीजिए, इसलिए कि मायावती जी से आशा ये है कि को कहीं जाएंगे नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी को जो है जोर वाला झटका देगी। वो इंतजार कर रही है, मंजी हुई जो है 4 बार के हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। वो बहुत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको उत्तर प्रदेश के चुनाव में धोखा दिया और ब्लैकमेल किया और डराया और धमकाया है, उनको ये पता है कि उनको अगर मुक्त होना है तो वो मुक्ति का समय जो है, इनके जंजाल से मुक्ति का टाइम 2024 का है, और कहीं ना कहीं इस मौके का वो फायदा उठाएंगे। 1 2 3 चीजें संदीप जी थोड़ा संक्षेप में, बहुत सारे अतिथि हैं हमारे आज। हाँ सर, 2 पॉइंट है। एक परिवारवाद की बात करते हैं, तब जहां पर ये हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, उसी बिहार से एक आते हैं चिराग पासवान जी। ये परिवारवाद के प्रतीक माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? एक आती है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रिया पटेल, परिवारवाद के प्रतीक है या नहीं है? एक जहां पर तेल लेके, हमारे यहाँ से गांव में कहा जाता है कि मतलब जिसको मनाना हो, परिवारवाद के प्रतीक तेजस्वी यादव भी हैं, उनका भी नाम ले लीजिए। सर हम कहना क्या चाहते हैं सर, उनको हम ये आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। वो तो तेजस्वी यादव को कहते हैं, राहुल जी को कहते हैं, अखिलेश जी को कहते हैं, उद्धव ठाकरे जी को अब कहने लगे। मेरे कहने का आशय सिर्फ ये है कि जब जनता आपको चुनकर भेजती है, जनता आपको नेता मानती है। परिवारवाद बहुत सारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं जो नेहरू गांधी फैमिली के अलावा भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जो है वंशजों को या उनके जो है। चलिए अभी परिवारवाद की बात ना करें संदीप जी, मुद्दा ये है कि एकता होगी या नहीं होगी। कल एक कहावत है, आपके यहाँ का ही है, उत्तर प्रदेश का है, कि नाऊ नाऊ कितने बाल कल सामने आ जाएंगे, कल फिर अपन बैठ लेंगे।
कल बात कर लेंगे कि कितनी एकता है। अरविंद केजरीवाल जी शामिल हुए नहीं हुए। हमारे साथ प्रीति जी हैं। प्रीति जी, अरविंद केजरीवाल जैसा कि उन्होंने कहा कि एक फूफा होता है, एक मामा होता है, कि होता है, तो अरविंद जी फूफा बन रहे हैं। इस बैठक में विपक्षी एकता में होनी है, इसमें भी वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग की भूमिका कह सकते हैं आप कि कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे। देखिए, दिल्ली में अध्यादेश लाना, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, वहां ये अध्यादेश लाया जा सकता है। वो डरा रहे हैं कि बाकी जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां भी इस तरह का अध्यादेश हो जाएगा। शिक्षा से लेके रोजगार से लेके सब कुछ भाजपा अपने हाथ में ले लेगी। प्रीति जी, इसमें डराने वाली क्या बात है? ये तो जो हम लोग बीजेपी का इतने सालों का जो तानाशाही वाला रवैया देख रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल दर्शा ही रहा है कि आज दिल्ली की बात है, कल वो दूसरा स्टेट होगा जो दूसरा स्टेट केंद्र शासित नहीं है, जो भी नॉन बीजेपी शासित स्टेट होगा है। आपके पंजाब में तो नहीं अध्यादेश लेकिन इस तरह के अनप्रेडिक्टेड डिसीजंस केंद्र ने पहले भी बहुत लिए हैं। और इसीलिए आज अगर हम लोग देश की बात करें तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के जितने जजेस हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, बिजनेस क्लास सेटिस्फाइड नहीं है, स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, शिक्षक सड़कों पर बैठा हुआ है। कौन है यहाँ जिसकी की बात यहाँ सुनी जा रही है? किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। शिक्षक सड़कों पर है, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जा रहा, हम वही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बात नहीं सुनी जा रही, इसीलिए तो पटना में बैठक हो रही है। और ये मायावती जी ने कहा है, अरविंद केजरीवाल जी का ये सबको बताना बहुत जरूरी है और सबका ये समझना जरूरी है कि अभी तक जो 9 साल में सभी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि बीजेपी की तानाशाही चरम पर है। आज मतलब अनस्पोकन एक टाइप से इमरजेंसी है पूरी कंट्री में। और इस चीज को अगर हम लोग जो नॉन बीजेपी शासित प्रदेश हैं, अगर वो इसको नहीं समझेंगे तो आज जो चीज दिल्ली के ऊपर हो रही है वो दूसरे स्टेट्स पर भी होगी। बार बार प्रीति जी आपसे सवाल कर रहा हूं, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, वहां एलजी बैठा है, इसलिए अध्यादेश लाया जा सकता है, लाया गया। लेकिन जो इंडिपेंडेंट राज्य हैं वहां के लिए आप कह रहे हैं कि वहां भी ला सकते हैं? हाँ, वहां के गवर्नर्स के थ्रू लाया जा सकता है। बीजेपी सरकार के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बीजेपी सरकार और मोदी शासन जो है वो हर चीज को अपने कब्जे में रखना चाहता है, बिल्कुल सबको कठपुतलियों की तरह नचाना चाहता है और सबको अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहता है। तो इस तरह के, और पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे इस तरह के जो ये पॉलिसीज चेंज हुई हैं वो सिर्फ सोलली एक पार्टी के डिसीजन से ऐसी पॉलिसीज चेंज हुई भी हैं। पहले भी किसी ऑपोजिशन से इन्होंने ना राय ली है ना कुछ करा है। उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल पूरे देश को बेचना है। रेलवे का अगर हम प्राइवेटाइजेशन देखें तो इस तरह के डिसीजन मुद्दे पे कई बार बहस कर चुके हैं। अगर ऐसे डिसीजंस मोदी सरकार ले चुकी है और लिए हैं तो वो एक पैटर्न हमको शो करता है कि फ्यूचर में भी इस तरह की चीजें वो अदर स्टेट्स के साथ कर सकती हैं। तो इसलिए जितने भी स्टेट्स हैं जो नॉन बीजेपी रूल्ड हैं उनको ये समझना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी का ये सबको समझाना बिल्कुल अभी तो आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी नेता होंगे, तो इसमें गलत क्या है? आज हमारे देश का प्रधानमंत्री चौथी पास राजा की कहानी, मैं यकीन से कह सकती हूं कि आज देश का बच्चा चौथी पास राजा की कहानी सुन चुका होगा। आज देश का हमारा प्रधानमंत्री एक चौथी पास बैठा हुआ है जिसको खुद अपने प्रधानमंत्री की बात मत करिए, आप अभी एकता की बात करिए। हाँ, तो इसीलिए नेता, हमारे देश का प्रधानमंत्री हमको एक पढ़ा लिखा चाहिए। वही तो तय होना है कि राहुल गांधी होंगे, खड़गे होंगे, नीतीश कुमार होंगे, ममता जी होंगी या केजरीवाल जी होंगे, अखिलेश यादव होंगे। यही तो बात है। आप कह रहे हैं केजरीवाल, दूसरे सपा वाले कहेंगे अखिलेश यादव। तो प्रदीप जी ने सही कहा है कि अभी तो सुशील मोदी जी ने भी कहा है कि अभी तो जिन राज्यों में आप लोग हैं वहां कांग्रेस को सीट ही नहीं देना चाहेंगे, आप न पंजाब में देना चाहेंगे। पंजाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, फिर कैसे बात बनेगी? नहीं, तो इसी चीज के ऊपर तो कल पूरी मीटिंग है और इस मीटिंग में मैं यकीन से कह सकती हूं कि सारे जितने भी मिनिस्टर्स वहां मिल रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छे डिसीजन पर आएंगे। और ये जो आप बोल रहे हैं कि हर पार्टी कहा बहिष्कार करेंगे, हम नहीं आएंगे बैठक, नहीं, उसमें कंडीशन है। वो ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले अध्यादेश वाले टॉपिक के ऊपर बात हो और अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि बाकी नेताओं ने मना कर दिया है कि अध्यादेश पर बात नहीं होगी। हाँ भी नहीं कहा है, हाँ भी नहीं, तो ना भी तो नहीं कहा है। अगर वो ना कहने तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, जब तक वो ना नहीं कहेंगे हम इसको अज्यूम नहीं कर सकते हैं। चलिए, अभी तक तो फिलहाल इस समय जो बहस कर रहे हैं अभी तक कांग्रेस का कोई रुख नहीं आया है कि वो करेंगे या नहीं कहेंगे। फरीद जी, हमारे त्रिपाठी जी, आप ही की भूमि में सारा सब कुछ हो रहा, पटना में ही हो रहा, पटना में हम बाद में आते हैं। फरीद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी
फरीद जी, यहीं पे सबसे पहले तो आपसे यही बात है, ममता जी पहुंच गई हैं, अच्छा है, उनका स्वागत भी बढ़िया हुआ है, एक अच्छी पहल है, सारे विपक्ष मिलकर के हैं, लेकिन जो खटास आएगी, जैसा कि कहा है कि क्या सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस बंगाल में नहीं लड़ेगी। आप 42 सीटों पे आप अभी पंचायत चुनाव कर रहे हैं, आपने खुद दावा किया कि 90 से 95% सीटें टीएमसी जीतेगी। इन स्थितियों में कांग्रेस को कितनी सीट देंगे? और ममता जी कह रहे हैं देश भर में ज़्यादा से ज़्यादा 250 कांग्रेस, और राहुल जी कह रहे हैं, अभी हमारे संदीप जी ने गिना भी दिया है कि 208 + 69 यानी 277 सीटें सीधे सीधे हो जाती हैं कि कांग्रेस ही तो चाहेगी ही, वो 250 से ज्यादा नहीं देना चाहती। और राहुल जी ने कहा है कि कम से कम 350 सीटें। ऐसे में आपको लगता है कि बंगाल में बात बनेगी? देखिए, हम लोग जो कल हमारे सब नेता लोग मिल रहे हैं, इसी बात के लिए मिल रहे हैं कि सबकी अपनी राय होगी, अपने अपने तरीके से वो अपनी चीजों को पेश करेंगे। हमारा और अपोजिशन का टारगेट एक ही होगा कि किसी भी हाल में भाजपा को हटाना है, और हम कोई भी सीट पर किसी ऐसे आदमी को ना दें जो हारने वाली सीट हो। इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि 1:1 लड़ाई हो। तो नेचुरली उस पर कल सभी नेताओं की बैठक है, उसके बाद उसकी एक कमेटी बनेगी, लोग देखेंगे किसकी कहाँ पर जीत हो सकती है, उस हिसाब से काम होगा। हम लोग सभी लोग पूरे ओपन माइंड से जाके मिल रहे हैं, इसमें कोई हीन भावना या छुपी हुई कोई चीज नहीं है। नेचुरली जब मन मिल जाएंगे तो बैठ के कमेटी बनेगी, कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी कौन कहाँ पर है, और पूरा खाका तो दुनिया के सामने है, देश के सामने है, उसको देख के किया जाएगा। हम लोग सिर्फ बच्चों के खेल के लिए नहीं जाएंगे कि हमको विपक्ष में होकर लड़ना है, हम लड़ने इसलिए जाएंगे कि हम सामने वाले को हरा सकें। ये नहीं कि हम कांग्रेस को या आप वालों को या जदयू किसी को संतुष्ट कर सके या तृणमूल को संतुष्ट कर सके। हमारी यही लड़ाई होगी, 1:1 की लड़ाई। हमारी नेत्री का भी यही कहना है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि नेता वेता बाद में चुना जाएगा। 77 में जब लड़ाई हुई, विपक्ष एक साथ होकर लड़ाई किया था, तब ये बोलकर नहीं किया गया था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वो हम लोग बाद में चुनाव के बाद हम लोग तय कर लेंगे। अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आज जितने सबसे ज्यादा भुक्तभोगी अगर हम हैं, तो हमें यह भी मालूम है कि आप पार्टी भी भुक्तभोगी है। इसलिए हम सबको ओपन माइंड से आना चाहिए, और मैं समझता हूं कि हमारा किसी का भी ऐसा कोई बयान नहीं होना चाहिए जिससे हमारी पार्टी के नेताओं को इसका नुकसान उठाना पड़े। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए, 2.5 साल से ज्यादा चल भी नहीं पाए, चौधरी चरण सिंह बन गए प्रधानमंत्री। मैं आ रहा हूँ संदीप जी, आ रहा हूँ फिर से आपके पास, फरीद जी की बात हर चीज को ध्यान में रखकर बैठ कर ही बातचीत की जाएगी। हमें आ रहे हैं, यहाँ सभी नेता लोग हैं, चाहे वो हमारी नेत्री ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, तमाम लोग, तेजस्वी जी, सभी लोग हैं, और सभी लोग ओपन माइंड से आ रहे हैं, क्योंकि ये देश त्रस्त हो चुका है भाजपा के अत्याचार से। देश में तानाशाही की सरकार चल रही है, देश में भाजपा अकेली नहीं चला रही है, सीबीआई, ईडी, एनआईए ये सब मिलकर चला रहे हैं। गवर्नर के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, जो चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने नहीं दिया जा रहा है। जहां पर भाजपा वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां गवर्नर को आगे कर दे रहे हैं। कहीं पर हर चीज को, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा भुक्तभोगी तो हम लोग हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से 2 इलाके में जो कुछ झमेले हुए थे, उनको सामने रखकर कुछ मीडिया चैनलों ने उसको सामने रखकर हाई कोर्ट को उससे को दिखाकर हमारे खिलाफ हर चीजें जा रही हैं, हमारे खिलाफ हर चीज। चलो, हाई कोर्ट ने क्या बुराई की कि भाई केंद्रीय बल वहां तैनात किया जाए? अच्छा है, शांतिपूर्ण चुनाव होंगे, केंद्रीय बल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी, हम मान रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ 1 या 2 इलाके को कुछ मीडिया ने सामने रखकर इस चीज को, उस मीडिया की जीत हुई। चलिए, तो कम से कम आप एक हो जाएंगे तभी तो लड़ पाएंगे। ये सारी जो आपने बुराइयां बता रहे हैं, तो जब आप में अच्छाई ये होगी कि एक नेता चुन ले। आपने कहा मोरारजी देसाई नहीं चल पाए, लड़ाई होने लगी, चौधरी चरण सिंह की और उनके बीच में होने लगी। नहीं कहा कि लड़ाई होने लगी, मैंने ये कहा कि जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तब ये चुना नहीं किया था कि मोरारजी देसाई ही होंगे। वो इलेक्शन के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया था, इस तरह से चुन लिया जाएगा। आज हमारा लक्ष्य एक ही है और एक ही रहना चाहिए कि किस तरह से भाजपा को हटाना है। मैं अपने सभी साथियों से, सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से यही विनती करूंगा, लेकिन कोई भी बयान ऐसा यहीं पे एक मत नहीं हो रहे हैं। अभी प्रीति जी से मैंने तो 3 बार सवाल किया है, उन्होंने कहा ना भी नहीं किया, हाँ भी नहीं किया। और आप भी जान रहे हैं, कांग्रेस शुरू से मना कर रही है कि हम
अध्यादेश को लेकर के नहीं मना कर रही, माने मौन है पूरी तरह से। तो इन स्थितियों में आप एक कैसे होंगे? ऐसे 10-10, 20-20 सीट अगर हर राज्य में कम होते गए आपके, देखिए नवीन पटनायक पहले मना कर चुके, कुमारस्वामी जिनके साथ कांग्रेस सरकार चला रही थी वो नहीं आ रहे हैं, केसीआर अलग हो गए, नवीन पटनायक अलग हो गए। अब इन स्थितियों में आप इन सीटों को कम कर लीजिए, देखिए कि कहां से विपक्षी एकता हो पाएगी। सारे के सारे लोग आएंगे जी। कुछ लोग मौके की नजाकत को देखते हैं कि पहले कौन आगे आएगा। हालांकि ये सारे के सारे लोग भुक्तभोगी हैं। कुछ लोग हमारी नेत्री की तरह, हमारी नेत्री आगे आके बोल देते हैं, कुछ लोग किसी वजह से बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोगों की कुछ मजबूरियां हैं, तो वो सारे के सारे लोग आएंगे। थोड़ी शुरुआत तो होने दीजिए। मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ, सारे के सारे लोग आएंगे और भाजपा को हटाने का काम करेंगे। चलिए कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा। के त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही। 2 सवाल हैं। सवाल यहाँ एक ये है कि 1977 की याद दिला रहे हैं, जेपी आंदोलन की, जयप्रकाश नारायण की। उस समय वो चाणक्य की भूमिका में थे, चंद्रगुप्त नहीं बनना चाह रहे थे। लेकिन नीतीश जी चंद्रगुप्त भी बनना चाह रहे हैं और चाणक्य भी बनना चाह रहे हैं। तो ये 2 चीजें कैसे हो पाएंगी? दूसरी तरफ बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे हैं, सोशल मीडिया में चलने लगा है कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। तो अभी से ख्याली पकाओ पकने लगे हैं, ये कैसे होगा? बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी ये तो। देखिए त्रिपाठी जी, जब विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आ रहा है और इसमें सबसे बड़ा प्रयास माननीय नीतीश कुमार का है जी, और ये प्रयास पहले एक थर्ड फ्रंट की चर्चा इस मुल्क में हुई थी, जिसमें केसीआर थे, ममता बनर्जी थी और अरविंद केजरीवाल थे और अखिलेश थे। तो अब उस थर्ड फ्रंट को मेन फ्रंट में नीतीश कुमार जी ने बदल करके जो एक प्रयास बिहार की धरती से शुरू किया है, वो एक प्रयास है और उस प्रयास पे कामयाब भी हम लोग होंगे। और मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो सवाल आपने किया है कि 1977 की बात, 1977 का जो हालात थे, उस हालात से ज्यादा खराब हालात आज है। उस दौर में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बरुआ जी ने कहा था और उसी के खिलाफ जो जनता यहाँ की खड़ी हुई, तो सत्ता तो बन गई और नेता बाद में चुना गया। पार्टी तो जीत गई, नेता बाद में चुना गया। उसी तरीके से देखिए, कैंडिडेट 2004 में कोई कैंडिडेट घोषित नहीं था, 1996 में कोई कैंडिडेट घोषित नहीं था। तो ये 2-3 उदाहरण हैं। इस पे कोई का सवाल करना कि कौन होगा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तो माननीय नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हम विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं जी। अब ये वहां के पार्टियों को तय करना है, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी अपनी सोच है जनता दल यू की। माननीय नीतीश कुमार ने कहा था कि बगैर कांग्रेस के कोई मेन फ्रंट भाजपा को हटाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा हमारा एक सवाल एक और है, हमने तय किया है कि 440 सीटों पर 1-1 फाइट का हमने एक विश्लेषण किया है। कल हमारे सारे विपक्ष के लोग पटना में बैठेंगे, वहां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसमें हो सकता है कुछ कमेटियां भी बने और उसके बाद धीरे धीरे हम इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2024 में बाहर करेंगे। और हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहां हमको भाजपा कहती कि आपका चेहरा कौन होगा, दूल्हा कौन होगा, तो बिना दूल्हे की बारात को लेकर जाएंगे और जनता के बीच जाएंगे। वो बेरोजगारी का मुद्दा है, वो महंगाई, पहले आप एक तो हो जाएं, फिर मुद्दे की बात करें। देखिए हम सब एक हैं, ये गलत फहमी है। जो आप एक पोस्टर की बात की है, ये कहीं न कहीं विपक्ष का एक बहुत बड़ा रोल भूमिका है जो पोस्टर वहां लगवा रही है। उस पोस्टर के पीछे अगर आप उसकी जांच करें तो कहीं न कहीं उस पोस्टर को जनता को या लीडरान को गुमराह करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि विपक्षी एकता न हो। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के कार्यकर्ता, खांटी कार्यकर्ता, उनके द्वारा सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। क्या देखिए, ये तो फैलाया जा रहा है भाई, हमारी पार्टी का गठबंधन हो, सारी पार्टियों का गठबंधन होगा और उसमें देश महत्वपूर्ण होगा। जो आपने कहा आप पार्टी कैसे आएगी, आप पार्टी का मुद्दा सिर्फ आपके उस प्रदेश का है मुद्दा, उस मुद्दे को बाद में देखा जाएगा। लेकिन पहले जो चर्चा होगी उस मीटिंग में, देश को कैसे बचाया जाए और हमें भाजपा को कैसे हटाया जाए
उसके लिए सारे लोग मिल करके अपनी अपनी बात वहां रखेंगे और उसके बाद वहां पे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और लगभग 40 सीटों तक तय हो चुका है कि हम 1 to 1 फाइट करेंगे, तभी हम भारतीय जनता 440 सीटें तय हो गई। हाँ, करीब करीब है लगभग। तो कांग्रेस को कितनी दे दी? किसी को कोई सीट नहीं दी गई है जी। अभी तो 440 पे 1 to 1 फाइट की चर्चा है। अभी तो केजरीवाल जी ने बैठक में जाने से मना कर दिया है अगर कांग्रेस रुख नहीं बदलती तो। अरे भाई, ये तो सिर्फ आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा लाया जा रहा है कि अध्यादेश की बात जो कर रहे हैं वो अध्यादेश की बात तो क्या मीडिया के द्वारा चिट्ठी भी केजरीवाल जी ने लिख दी? वो मीडिया ने लिख दी केजरीवाल की चिट्ठी? केजरीवाल ने अपनी बात रखी है, उस पर जो मीटिंग में चर्चा होगी, पहले देश पे चर्चा होगी, एकता की चर्चा होगी, कैसे हम देश को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं, संविधान को बचाएं। जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है, देश के हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है, स्टेशनों को बेचा जा रहा है, ये मुद्दा है। ये बहुत छोटा मुद्दा है जो किसी प्रदेश का मुद्दा, तो बड़ा मुद्दा देश कैसे बचेगा, संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा, ये सवाल है त्रिपाठी जी, इस पे चर्चा होगी। चलिए, मतभेद इतने ज्यादा हैं, मनभेद हम नहीं कह रहे, मतभेद आपस में सॉरी, वो कल खैर पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, और जब सीटों का बंटवारा होगा तब असली बात सामने आएगी। क्यों श्रीवास्तव जी? जब सीटों का बंटवारा होगा। सही कहा त्रिपाठी जी आपने। सबसे बड़ी बात है, 2-3 बातों पर ध्यान देने की जरूरत है जी। पटना से विपक्षी एकता की जो पहल हुई है, निश्चित रूप से सारे विपक्षी दल जो लोग भी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी से कोई भी अकेले जो है वो नहीं कर सकता है, अकेले सामना नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी जी। सारे दल, कोई किसी राज्य में है, कोई कहीं मजबूत है, सारी बातें हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, एकदम राष्ट्रीय पार्टी अभी अभी हुई है, हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर उसको जो मान्यता मिली है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बनने के लिए भी उसने कांग्रेस को ही पछाड़ के ही आगे आई है जी। अब सवाल है कि विपक्षी एकता में जाएंगे ये लोग, और ये वही लोग हैं जो कांग्रेस को पीछे ढकेल के कई हैं। जैसे बंगाल आप देखिए, बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस का गठबंधन है, वहाँ ममता जी हैं, अब वो यहाँ विपक्षी एकता में। तो मेरा ये कहना है कि ये सारे दल, अभी कहा ना कि फरीद जी ने शायद बोला कि भुक्तभोगी हैं लोग, तो जिन पर ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार या मोदी सरकार जिन पार्टियों को, जहाँ पर जिनकी सत्ता है, उनके नेताओं पर जिस तरह का शिकंजा ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का जो शिकंजा है, इसके आधार पर अब सारे लोग कम से कम ये तो सोचने के लिए मजबूर हो गए कि बिना एक हुए काम नहीं चलेगा। पहली बात तो ये। अब ये कल की जो मीटिंग है, जिसकी पहल हुई है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने इस बात को सामने सबसे पहले, क्योंकि उन पर ज़्यादा अटैक नहीं हुआ है, उन पर अभी सीबीआई और ईडी और इसका भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पहल जरूर किया है। तो वो जो जितने भी दल हैं, अगर इकट्ठा होते हैं, और जहाँ तक वो जो है जेपी की जो संपूर्ण क्रांति जहाँ से, जिस धरती से शुरू हुई है, मैं तो उस समय करीब ग्रेजुएशन कर रहा था, मुझे पता है कि हम लोगों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में जिस तरह से आंदोलन की धार थी, और वो भी इंदिरा गांधी जैसी सरकार चला रही थी, जिसका पूरा हिंदुस्तान में एक सिक्का था। तो एक छात्रों का, युवाओं का ऐसा कोई मूवमेंट इन पार्टियों के इकट्ठा होने से नहीं होगा जी। सवाल ये कि इनको एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा अगर कुछ चीज़ें आनी है सामने तो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पीड़ित हैं, इकट्ठा हो गए और सामना करने जाएंगे, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा एजेंडा है। एजेंडा है देश में, अब उसको कैसे पार्टियां इकट्ठा होकर के आगे ले आती हैं, और कल की बैठक में क्या इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, किस तरह से एजेंडा तय करती हैं, क्या सारे दल इस बात पर आम सहमति बना लेते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, नीतीश कुमार जी पहले भी बोल चुके हैं कि माइनस कांग्रेस तो एकता हो ही नहीं, मतलब विपक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा दल है, और आज की डेट में कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है, उसको कैसे खारिज कर सकते हैं। और दूसरी है कि कई राज्यों में तो एकदम पूरा आमना सामना बीजेपी से। तो मेरा ये कहना है कि सबको अगर मिल करके, पहले तो कांग्रेस को ममता बनर्जी स्वीकार नहीं कर रही थी, केसीआर तो मना ही कर दिए थे। तो मतलब ये कि देखिए, कई जगहों पर मतभेद मत बोलिए इसको,
ये तो एक तरह से आमने सामने है, पूरा कांटे का संघर्ष है अब उन्हीं राज्यों में। तो इनको किस तरह से ये दल इकट्ठा होकर के, नीतीश जी काफ़ी जो है एक तरह से अनुभवी नेता है, और अगर इसको सामंजस्य से बिठा लेते तो ठीक है, नहीं तो हमें तो लगता है कि अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग तो चलेगा ही। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर प्रदीप जी का उत्तर लेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में, थोड़ा संक्षेप में। नहीं, हम कहना सिर्फ ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, और अभी बहुत सारे सवाल आए, इन सवालों में अभी एक तत्कालिक रूप से राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने ये बात कही कि जो है बहुत सारी भिन्नताएं हैं और इन भिन्नताओं में एकता कैसे आएगी, मतभेद की बात उन्होंने की। और अकेले जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं जीता जा सकता, अकेले भारतीय जनता पार्टी सर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, इवन भाजपा के किसी नेता में क्षमता नहीं है सर। आज भी हम दावे के साथ कह रहे हैं, वो अकेले चुनाव अगर आज भी लड़ रहे कांग्रेस के सामने, वो कांग्रेस के सामने मोदी जी अपना चुनाव नहीं बचा पाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं। 303 सीट इसीलिए आई है, 330 सीट इसीलिए आई है, बता रहे हैं सर, आप वो उसी पे आ रहे हैं जी। 46 पार्टियों का गठबंधन 2014 में था सर जी, 46 पार्टियों जी। 46 पार्टियों में अगर 1-1% वोट मान के चलिए, 1-1% वाले तो किया ही होगा, 46% तो वोट ऐसे भी हो गया, लेकिन 46% को मिला नहीं था। ये अलग गणित है। 46 जो पार्टियां बोल रहे हैं, किसी को 1 सीट, किसी को 2 सीट इस तरह दी गई थी। बता उससे जा रहे हैं सर जी। उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ अपना दल से इनका गठबंधन है जी। इनके आने के पहले 7 से 8% वोट उनका हर चुनाव में रहा करता था जी। ये फैक्ट है। ये 12% से 20% के ऊपर कभी जाते नहीं थे। अब वो भले सीटें नहीं जीतता था, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज उनका था। वैसे ही राजभर का आप देख लीजिए, वैसे ही निषाद जी का देख लीजिए। और हमारे यहाँ से एक बात कही जाती है, मतलब अगर इतना कुछ नहीं है तो काहे तेल लगा रहे हो जी। मतलब अगर अपना दल से आपको फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? ओपी राजभर को आप दुनिया भर की बातें बोलते थे, आप उनके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? संजय निषाद, जिसने भगवान राम जी को ये कहा कि वो श्रृंगी ऋषि के पुत्र थे, खीर खाने से कोई बच्चा पैदा होता है क्या? भगवान राम पर इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाले के पीछे पीछे आप क्यों घूम रहे हैं? आप आरपीआई जो है रामदास अठवाले के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? चिराग पासवान के भी पीछे घूम रहे हैं, पशुपति पारसनाथ के भी पीछे घूम रहे हैं, क्यों? मांझी जी भी आपको प्यारे क्यों लगते हैं? और मतलब जिनको आप घूम रहे हैं, जिनने आप पार्टी ने आपको दिल्ली और पंजाब से भगा दिया, उसके पीछे आप घूम रहे हैं। देखिए सर, जिस तरीके से भी ये बातें सारी हुई, राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा की और उस यात्रा के माध्यम से उन्होंने एक एजेंडा सेट किया और ये बताया कि इस समय देश में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। आज देश में एक विचारधारा गांधी जी की है, एक गोडसे की विचारधारा। गांधीवादी विचारधारा के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो अभी और है बातचीत है, थोड़ा संक्षेप में प्लीज। लास्ट पॉइंट है सर, गांधीवादी विचारधारा के साथ आप रहना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ है। गोडसे की विचारधारा के साथ रहना चाहते हैं तो आप भाजपा के साथ जाए। बीच में अगर आप रहते हैं तो आप यही समझा जाएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वो सत्ता में है। तो मेरे कहने का आशय या राहुल गांधी या कांग्रेस कहने का आशय ये है कि आज मुद्दों की लड़ाई है, आज सिद्धांत की लड़ाई है, आज लोकतंत्र की लड़ाई है। और 1977 की अगर आप हम बात करते हैं तो उसमें वाम दल, दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग इकट्ठा थे। आज कमोबेश स्थिति वही है। और एक बात का सर मैं दावा और कर देता हूँ। चलिए संदीप जी, दावा आ गया आपका, प्लीज प्लीज। बड़ी बात कहने जा रहा हूँ सर। नहीं, थोड़ा संक्षेप में, हमारा समय समाप्त हो रहा है। 77 में जब कांग्रेस से बहुत सारे साथी इस गठबंधन में गए थे, भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारे लोग चुनाव के पहले बड़के नेता गठबंधन में आने वाले हैं। इसकी भी चिंता मोदी जी ट्विटर और फेसबुक जो करने गए इसके साथ। चलिए संदीप जी, संदीप जी बात आ गई। प्रदीप जी संक्षेप में थोड़ा सा जी। त्रिपाठी जी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है, आपने सबको सुन लिया है। हालांकि अभी भी हमको थोड़ा सा मनभेद नहीं मतभेद दिख रहा है, हल्का हल्का सा। आप भी अपनी बात रख लीजिए संक्षेप में। जी देखिए, अब संदीप त्रिपाठी जी तो राहुल गांधी जी से काफी प्रभावित लगते हैं। बड़ा अच्छा सपना देखा, उसको सचित्र वर्णन भी कर दिया। तो कोई बुराई नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र है।
ये विपक्ष की आप अब सीधे सीधे से बात करें कि एकजुट होगा या नहीं होगा। आपके समक्ष जितने भी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत विचार करने वाला है उससे क्या कंक्लूजन निकालेगा? आगे की तो बहुत दूर की बात है। यही जब एक रूपा नहीं हो रहा है, एक ऐसे मंच पे जब एक साथ बातें नहीं कह पा रहे हैं कि नहीं ठीक है हम एक हो जाएंगे, 370 सीट 270 सीटें चाहिए कांग्रेस को। नहीं 440 सीट, त्रिपाठी जी ने कहा है 440 सीट पे बात बन चुकी है। तो आप बताइए ये व्यवहारिक बात है क्या? इतने सारे दल एक हो और बाकी सारे आपके लिए कैंपेनिंग करेंगे, उनके प्रतिनिधि नहीं चुनाव लड़ेंगे? अगर इस तरह की बात होगी तो कौन स्वीकार करेगा? सिंपल सी बात है कि वो मोदी जी ने बोला ना कि त्रिपाठी संदीप जी प्लीज जी, संदीप जी आपकी बात बहुत सबसे लंबा समय आप ही ने लिया है, थोड़ी बात आ जान दीजिए जी। अरे सबसे पुरानी पार्टी है, ले भी ली तो क्या हुआ, हम तो कोई बात नहीं। बाकी पार्टी वालों को सोचना होगा कि उनके लिए कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक आपके कार्यक्रम में ही सबसे ज्यादा वोट वो ले गए तो बाकी पार्टियां विपक्ष में क्या करेंगी? तो निश्चित तौर पे त्रिपाठी जी, ये बड़ा देखने वाली बात होगी कि कल की प्रतीक्षा करनी होगी और मैं चाहूंगा कि अगली डिबेट हो तो यही मेहमान रहे, फिर उस पर चर्चा होगी। कल फिर कर लेते हैं, यही मेहमान रहेंगे, वादा कर रहा हूँ, कल कर लेंगे निश्चित तौर पे। सुशील मोदी जी ने बोला है ना कि बरसाती मेढकों को तोलना बड़ा मुश्किल है, तो ये विपक्षी पार्टियां मेढक तो निश्चित तौर पे नहीं है, लेकिन लक्षण सारे उन मेढकों वाले ही हैं। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी पंजाब में क्या मुंह दिखाएगी अगर इनके अध्यादेश का समर्थन जो अरविंद जी कह रहे हैं उसका अगर समर्थन करती है? दिल्ली के कांग्रेस के नेता क्या मुंह लेके जाएंगे केंद्र के पास? उसी प्रकार से संदीप जी अरे संदीप जी बात आने दीजिए। देखिए सारे दल के लोग बैठे हैं, देखिए यही एकता दिख रही है। आप बता रहे हैं कि आप सबसे बड़े दल के नेता हैं, आप विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता हैं, आप यहाँ ये बताना चाह रहे हैं। राहुल जी, अखिलेश जी मिलकर ये सुशील मोदी जी ने कहा है, बयान दिया है उनका, वो नहीं कह रहे हैं, उन्होंने बयान दिया। सुशील मोदी जी जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं कभी बिहार के जी, प्रदीप जी ने जो कहा, सुशील मोदी जी ने कहा, वो दोनों में अंतर है सर। चलिए प्रदीप जी थोड़ा संक्षेप में जी। पार्टी जी देखिए, अब सीधे आप चूंकि संक्षेप की तरफ इशारा कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता देख रही है, भारतीय मतदाता देख रहा है, अगला आम चुनाव नजदीक है और आम चुनाव जैसे ही आते हैं जनता बड़ी सूक्ष्मता से सबका निरीक्षण करती है और फिर उसके बाद अपना निर्णय देती है। अगर एक छोटे से मंच पे एका नहीं हो पाया तो जो वर्तमान विपक्षी दल है या जो ये लोग एक अपना गोल बना के घूम रहे हैं उसका कुछ निष्कर्ष नहीं होगा। चुनाव आ जाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में 24 में सरकार बन जाएगी और ये विपक्षी एकता इसी तरह से ढोल पीटते रह जाए। और अगर एक हो गए प्रदीप जी, तो जब होंगे तो देखा जाएगा। सरकार के कार्य इतने हैं कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे और कार्य खत्म नहीं होंगे जो देश की और विकास के लिए जो मोदी जी की योजनाएं चल रही हैं। तो जनता ये तो देखिए, मान लीजिए एक हो गए तो उसके बाद ये जो 9-10 वर्षों का जो कार्य है उस पर क्या जनता आंख थोड़ी मूंद लेगी? ये एक हो जाए विपक्षी एक होने से, लेकिन असली देश तो मतदाता है ना। मतदाता को कहाँ ये एक कर पाएंगे? पहले खुद एक हो ले, फिर मतदाता को कर लेंगे। चलिए प्रीति जी सबसे पहले बात तो सही है कि अगर यहाँ देखा जाए तो ममता बनर्जी जी के यहाँ 42 सीटें, बिहार में भी आपसे ज्यादा, दोनों राज्यों को आप मिला लें तो भी आपसे ज्यादा है। इन स्थितियों में सबसे ज्यादा अगर आपत्ति अभी की है तो अरविंद केजरीवाल जी ने की है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं सब इकट्ठा हो, लेकिन केजरीवाल जी सबसे ज्यादा आपत्ति कर रहे हैं। अगर आपने पंजाब की सारी जीत ली, दिल्ली में तो आपकी एक भी लोकसभा नहीं है, सरकार आपकी जरूर है, तो जीत ली, तो आप 20 सीटों तक सीमित है। उसमें भी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं केजरीवाल जी? नहीं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं ऐसा कहीं भी किसी भी स्पीच में या कहीं भी किसी भी पीसी में देश का लाल पोस्टर लगे हैं। हाँ, तो देश का लाल केजरीवाल हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने की उस दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहे हैं, ऐसा तो किसी भी पीसी में उन्होंने नहीं बोला है। ये हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि देश का लाल केजरीवाल तो हैं ही, वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। और जब किसी भी प्रदेश में कोई कार्यक्रम हो रहा होता है तो उस प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनके लिए उनका नेता सबसे बड़ा होता है, ये आप और हम समझते हैं इस चीज को। तो जितने भी पोस्टर लगे हुए हैं वो हर अपने कार्यकर्ता और अपने जो पदाधिकारी उस प्रदेश के, उस जिले के हैं, उन्होंने अपने नेता के लिए लगाए हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। और जैसे प्रदीप जी अभी बोल रहे थे कि मेंढक बरसाती, वो नहीं बोल रहे हैं, ये बयान मोदी जी का बयान है। हाँ,
तो ये हाँ उन्होंने मतलब उसको रिपीट करा था। तो ये इस तरह का नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं, सुशील मोदी जी आपने अभी क्लियर करा, वो बिहार के डिप्टी सीएम जो रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है, के साथ सरकार थी उनकी जी। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो ये कहूंगी कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, पूरी जनता को आज एकजुट हो जाना चाहिए अगर हमको इस देश की डेमोक्रेसी को बचाना है तो। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये मान रहा है कि देश खतरे में है, देश में जो डर का माहौल है, देश में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक कब्जे में जाते जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और अगर उससे हमको बचना है तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पूरी जनता को एकजुट होना पड़ेगा। और 2024 में हमको दिखाना होगा। एकजुट हो जाए तब तो जनता होगी आपके साथ। हो ही गए हैं, देखिए अब कल तो है ही, मीटिंग है कल। और हरीश जी, ममता जी का दावा सबसे मजबूत बनता है। देखिए उत्तर प्रदेश अखिलेश जी को छोड़ दें और महाराष्ट्र में तो देखिए न शरद पवार जी भी हैं, शिवसेना भी है, शिवसेना शिंदे गुट भी है, कांग्रेस भी है। 42 सीटें, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा सीटों के मामले में। तो ममता जी का सबसे दावा मजबूत बनता है यहाँ प्रधानमंत्री के लिए या नेता बनने के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन हमारी नेत्री ने खुद कहा है कि अभी हमें नेता पे डिस्कस नहीं करना है कौन नेता बनेगा, हमें एकजुट होकर जी एक साथ काम करना है। क्योंकि हमारे देश में शरद पवार जी से लेकर नीतीश कुमार जी से लेकर केजरीवाल जी से लेकर तेजस्वी से लेकर अखिलेश जी से लेकर सभी लोग इस लायक हैं जो प्रधानमंत्री बन सके। इसमें हमारी नेत्री भी शामिल है। लेकिन मेरी नेत्री का इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने कहा कि हमें अभी इस पर चर्चा नहीं करनी है, हमें विपक्ष को एक करना है, जनता को बताना है कि हम एक क्यों हुए हैं, जनता को बताना है कि भाजपा ने क्या क्या देश पर अत्याचार किया है, जनता को ये बताना है कि जनता पर और पॉलिटिकल पार्टियों पर, देश के संविधान पर किस तरह का भाजपा अत्याचार कर रही है, हिटलरशाही कर रही है। हम जनता के बीच में जाके बताएंगे और जनता उसके बाद जो फैसला देगी वो हमारे सर माथे पर होगा। मगर किसी भी हाल में जनता को हटाना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता भी जान चुकी। आप देखिए कि मणिपुर के जो हालात हो रहे हैं, जो इनके गृह मंत्री जिनको ये लोग लौह पुरुष मानते हैं, वो भी डर के भाग के चले आए कि 4 दिन वो वहां पर थे, उसके बाद भी कितनी मौतें हुई। और आज तक 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। मणिपुर का मुद्दा अभी छोड़ दीजिए। मणिपुर का मुद्दा देखिए, कानूनी मुद्दे पे हम बाद में बहस कर लेंगे। भी एकता की बात करें, बाहर ना जा सके, एकता की बात करें। मणिपुर गए हैं, अगर आप छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे आपका दिल मणिपुर पे बात हो चुकी है। फरीद जी आप नहीं थे, मणिपुर में डिस्कशन हो चुका है। अभी तो एकता की बात है, एकता की डिस्कशन करें कि अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाएंगे उसमें सबसे बड़ी बाधा, प्रोग्राम तो आप बना लेंगे लेकिन सीटों के बंटवारे में कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। फरीद जी आते हैं, आपके त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, चूंकि समय कम है इसलिए एक बार त्रिपाठी जी के पास फिर चलते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात कि वहां सुशासन बाबू और तेजस्वी के बीच में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। आपकी 44 है, उनकी बहुत ज्यादा है, आपकी डबल है लगभग, कि कौन कितने में लड़ेगा, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। देखिए, मैं त्रिपाठी जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीटों की कहीं कोई लड़ाई नहीं होगी। जो सीट जीतने वाली है वो सीट उनको मिलेगी जी, ये तय हो चुका है। ये कौन तय करेगा कि कौन हम जीतेंगे? भाई अखिलेश जी बोलेंगे हम जीतेंगे, जीतने वाली सीटें हैं वो, कांग्रेस बोलेगी हम जीतेंगे। 1 to 1 फाइट होगी, क्योंकि 38% वोट लेकर के सत्ता में आए हैं और तमाम जो 62-63% दिख रहा वोट है वो विपक्ष को जाएगा। हम इनको बाहर कर देंगे सत्ता से। और जहां तक सवाल है कि कहां कितनी सीटें किसको दी जाएंगी, वो सब तय हो चुका है और 440 सीटों का खाका बन चुका है, जहां इनको पूरी तरीके से बाहर कर देंगे सत्ता से, ये तय हो चुका है। क्योंकि इनके यहाँ एक व्यक्ति है, हमारे यहाँ तो सभी लोग प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। उसमें नीतीश कुमार जी भी हैं, उसमें ममता जी भी है, तमाम लोग हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा वो आफ्टर तो इलेक्शन के बाद होगा, तय कर लिया जाएगा कि हमारा नेता कौन होगा। अभी तो हम मुद्दों को लेकर के जाएंगे जनता के बीच, चाहे वो बेकारी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता हमको चुन करके भेजेगी, तब भी। बिल्कुल, ये मुद्दे तो आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप 38% जो बोल रहे हैं उसमें आप ये भी तो देख लीजिए कि आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, यहाँ कोई इनको वोट नहीं मिला था बीजेपी को, और वहाँ कौन सी कितनी कुल सीटें हैं ये भी आप जान लीजिए। तो वहाँ कौन चुनाव लड़ेगा? चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं क्या? देखिए वह जहाँ विपक्ष का बिल्कुल फार्मूला सभी लोगों का तय हो चुका है
और ये कल आप देखिएगा मीटिंग के बाद वो सारा उजागर हो जाएगा, उस पर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी को हम हटाने के लिए सक्षम है। मैं आपको बताना चाहता हूं 1967 में एक प्रयोग हुआ था गैर कांग्रेसवाद का, और उस गैर कांग्रेस के बाद में हम डॉक्टर लोहिया के पक्ष में ये सब जो आज भाजपा है, पहले वो दूसरी उसका नाम था भारतीय जनता पार्टी के नाम में जनसंघ था, सब लोगों ने मिलकर के सीपीआई सीपीएम सब लोगों ने मिलकर के 9 राज्यों में सत्ता बदल दी। दूसरा प्रयोग हुआ 1996 में, 1996 में हुआ, 98 में हुआ, 2004 में हुआ। तो 24 पार्टियों को लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस के संयोजक बनाए गए और इनको जी 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 चलिए, समय कम है त्रिपाठी जी, देखिए, समय खत्म हो रहा है, इसलिए अब इतिहास की बातें बाद में कर लेंगे। अभी तो भविष्य की बातें करें, कल फिर बैठेंगे हम लोग, कल जब मीटिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर बैठेंगे। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पर टिप्पणी हम जानना चाहेंगे और कल एक बार फिर से इसकी समीक्षा जरूर करेंगे। देखिए त्रिपाठी जी, पूरी बहस में 3 बात है। सबसे पहले 3 विपक्षी एकता की बात है कि सारे दल सहमत हों, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके बाद आती मुद्दे की बात, और सबसे अहम बात आपने कहा कि सीटों की बंटवारे की बात जी, जो सबसे खास बात होगी कि किसी राज्य में कांग्रेस को हो सकता है कि सीट ही न दें। भाई सवाल यह है कि जहाँ पर नहीं है वहाँ परिस्थितियाँ ऐसी बन सकती हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी परिस्थितियाँ बनेंगी कल की मीटिंग के बाद देखने की ज़रूरत है। और ये बात सही कहा त्रिपाठी जी ने कि प्रयोग राजनीति में होता रहता और प्रयोग होना भी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रयोग मतलब एक ही आदमी जो है कोई यूनिवर्सल नहीं है कि उस पर वही काबिज रहेगा। तो राजनीति में अक्सर प्रयोग होते रहते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम हैं और उसी का नतीजा भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की और देश में सबसे जो है सरकार चला रही है। तो ये सब प्रयोग होते रहे। कभी 2 सीट थी, आज जो 300 के ऊपर सीट है। तो ऐसे प्रयोग तो होते रहते हैं, ये लोकतंत्र है और बहुत सारी बातें अभी होंगी। लेकिन कल की जो मीटिंग है उसमें क्या तय होता है, इस पर निगाहें पूरे देश की हैं कि क्या होने वाला है। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको बता दूं आज के प्रोग्राम का नाम मैंने रखा था एकता में अनेकता। कल की मीटिंग के बाद हम अनेकता में एकता कर देंगे, लेकिन कल बात करेंगे। अब आज समय समाप्त हो चुका है, कल निश्चित तौर पे हम फिर आपको प्रदीप जी ने कही दिया है, त्रिपाठी जी ने भी कहा है कि यही डिबेट के अंत तक इस पर हम आ जाएं जी। और आप आगे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये अनेकता में ही एकता का प्रतीक है। चलिए, तो कल का हम नाम दे देंगे, आज एकता में अनेकता किया, कल अनेकता में एकता कर देंगे। तो कल फिर बैठ लेंगे, कल बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका, प्रदीप जी आपका, प्रीति जी आपका, के त्रिपाठी जी आपका, और फरीद जी आपका, और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की विपक्षी एकता की कसौटी की। अब विपक्षी एकता कसौटी पर कितना खरा उतरेगी, ये शायद कल होने वाली बैठक के बाद काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। हालांकि जिस तरह से एक दिन पहले केजरीवाल ने अपने तेवर दिखाए हैं, उससे लगता नहीं है कि सर्व सहमति बनेगी। दरअसल केजरीवाल चाह रहे हैं कि दिल्ली राज्य के लिए केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश पर सभी दल उनका साथ दें, मगर वे भूल रहे हैं कि दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। ऐसे में कांग्रेस सहित दूसरे दल अध्यादेश का विरोध करेंगे दिखता नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्षी एकता को लेकर सबसे बड़ी जटिलता इस बात को लेकर है कि विपक्ष का नेता कौन होगा, तथा रहा सवाल सीटों के बंटवारे का, तो इस पर भी पेच फंसना तय है। अलबत्ता देखना अहम होगा कि आने वाला कल में अनेकता में एकता होती है या एकता में अनेकता बरकरार रहती है। जनता मांगे जवाब में था ही। नमस्कार।